हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं वो हमारी एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर है जो कि रघुवीर सहाय ने लिखा है और चैप्टर का टाइटल है, नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। अब कैमरे में बंद अपाहिज टाइटल क्यों दिया कवि ने, वो हम इस कविता को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कवि ने इसको कैमरे में बंद अपाहिज क्यों कहा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित इस चैप्टर में जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं या जो मीडिया है उसके रोल को बताया गया कि मीडिया कैसा रोल प्ले करती है कभी कभी, और जो बड़ा ही संवेदनहीन होता है, मतलब उनमें संवेदनशीलता नहीं होती, संवेदन होता ही नहीं है, संवेदना होती नहीं है गरीबों के प्रति। जो शोषित वर्ग है, दुखी है, पीड़ित है, उनके प्रति उन्हें कोई संवेदना नहीं होती, और उसी असंवेदना को बताया गया है जो मीडिया के द्वारा कई जगह दिखाई जाती है। आपको पता है मीडिया हमारे रिपब्लिक भारत का चौथा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? जैसे लेजिस्लेचर है, आपका जडिशियरी है, न्यायपालिका है, हमारी मीडिया है, और ये मिलकर हमारा क्या तैयार करते हैं? चौथा स्तंभ बनाते हैं। तो मीडिया चौथा स्तंभ बनाती है। कौन सा स्तंभ बनाती है? तो चारों स्तंभ अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार स्तंभों में से अगर मीडिया चौथा स्तंभ है तो मीडिया को भी अपने आप में काफी कुछ इंपॉर्टेंस मिला हुआ है, काफी कुछ अहमियत है, इनके पास पावर है, शक्ति है। जैसे एक प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास ताकत है, जज के पास ताकत है, और मतलब संविधान को संभालने के लिए जो जज बैठे हुए, और जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास कानून बनाने की ताकत है, कानून का पालन करवाने की ताकत कोर्ट के पास है, विधायिका के पास है, ये सारी चीजें जडिशियरी के पास है। ये सारी चीजें जिस प्रकार से इन लोगों के पास जो ताकत है, वो ताकत, ये अपनी ताकत अप्लाई करके लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें ताकत का दुरुपयोग देखने को मिलता है। कवि के अनुसार यहां पर हमें ताकत का दुरुपयोग देखने को मिलता है। तो हम सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में तीखा व्यंग मीडिया के ऊपर किया है। किसने? रघुवीर सहाय ने। उसी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस कविता के माध्यम से व्यंग है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। किस पर बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर। कौन बोलेंगे दूरदर्शन पर? मीडिया बोलती है। कौन बोलती है? मीडिया बोलती है। जिसके दूर से दर्शन हो जाएं, ठीक है, मतलब हम तो गए नहीं है वहां पर जहां से मीडिया हमें किसी चीज को रिपोर्ट करके दिखा रही है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान हैं, और हम समर्थ भी हैं, शक्तिवान भी हैं। क्यों? क्योंकि हम चौथा स्तंभ हैं। चार स्तंभों में से हम चौथा स्तंभ हैं। तो हमारे पास ताकत तो है ही। हम एक दुर्बल को लाएंगे। और जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अपने कैमरे के सामने किसी दुर्बल व्यक्ति को लेकर आते हैं और फिर शूटिंग करते हैं, फिर फिल्माते हैं उसकी। इस प्रकार ये किसी निर्बल दुर्बल व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसके बारे में फिल्माते हैं, और बहुत ही गलत गलत फिल्माते हैं, जो असंवेदन हो जाता है कभी कभी। मतलब उसमें संवेदनाएं बचती ही नहीं है, संवेदनहीनता देखने को मिलती है उसमें। क्यों? क्योंकि दुर्बल को लाकर ये दुर्बल की परेशानी को नहीं दूर करवाएंगे, उसको उजागर नहीं करेंगे। इन्हें बस अपनी टीआरपी से मतलब है, अपने चैनल को बढ़ाने से मतलब है। ये व्यवसायिक हैं, इन्हें किसी के कष्टों से कोई लेना देना नहीं है। कैसे? तो देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछें तो आप क्या अपाहिज है? मतलब उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? भाई
इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर दे। वो अपाहिज हैं तो हैं, और ये उसको रुलाना चाहते हैं एक्चुअल में अंदर से। बड़े ही बेतुके क्वेश्चन होंगे इनके कभी कभी। तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो आप क्या अपाहिज हैं, अरे भाई उससे पूछ रहे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो और उसने कह दिया हाँ भैया मैं अपाहिज हूं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था मेरा अपाहिज होने का, इसलिए मैंने अपनी टांग तोड़ दी। ये उसका आंसर होना चाहिए ऐसों के लिए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, नहीं बहुत खुशी देता है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें कहीं भी सहानुभूति नजर नहीं आती। दुख देता होगा, देता है ना। कैमरा दिखाओ, और कैमरे वाले से कैमरामैन कैमरा दिखाओ, तो कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा जूम करके दिखाओ। कैमरामैन भी उस पर फोकस करने लगता है और जूम करके दिखाने लगता है। हाँ तो बताइए, और उसके सामने माइक कर देंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और उससे बार बार पूछेंगे जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, मतलब समय नहीं निकल जाए इनका, बता नहीं पाएगा। लेकिन बेचारा इतनी अंदर इतनी कसाहट भर जाएगी, जो कसमसाहट होती है वो इतनी भर जाएगी उसके हृदय में कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई हैं, जो पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है। ठीक है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने यह दिखाया है कि किस प्रकार मीडिया एक असहाय विकलांग व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाकर उसके दुखों का दिखावा करता है। हाँ दुखों का दिखावा करता है, और उसे उसके दुखों से लिटरली कुछ नहीं लेना देना। कवि ने मीडिया के स्वार्थी और संवेदनहीन व्यवहार को उजागर किया है, जो मानवीय पीड़ा को केवल एक प्रदर्शन का साधन समझता है। जो मानव की पीड़ा को काय का साधन समझता है, प्रदर्शन का साधन समझता है। इस तरीके से मीडिया कभी ऐसा, ये एक तरीके से अत्याचार हुआ है, ऐसी पीड़ा देती है मीडिया। अर्थ देखते हैं अपन, इसका व्याख्या देखते हैं। कवि का कहना है कि मीडिया स्वयं को बहुत शक्तिशाली और समर्थ समझता है भी, क्योंकि किसी को भी एक्सपोज करने की क्षमता है, लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है। कवि का कहना है कि मीडिया स्वयं को बहुत शक्तिशाली और समर्थ समझता है। वे किसी दुर्बल व्यक्ति को बुलाकर उसे अपाहिज होने के कारणों और उसकी पीड़ा का सवाल पूछते हैं। उनके प्रश्न संवेदनशील होने के बजाय आक्रामक और व्यावसायिक होते हैं। संवेदनशीलता नहीं होती उनके प्रश्नों में कि लोगों के दुख से दुखी है, आक्रामकता होती है, लोगों का रोष दुख प्रकट करवाना चाहते हैं, लोगों को रुलाना चाहते हैं, उनके अंदर की दुख पीड़ा को जो है और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। जितना लोगों की पीड़ा बढ़ेगी उतना इनका चैनल चलेगा। प्रस्तोता मतलब जो पूछ रहा है, कैमरे को निर्देश देकर, कैमरामैन कैमरे को निर्देश देकर उस व्यक्ति के चेहरे को बड़ा करके दिखाने के लिए कहता है, ताकि उसकी बेबसी और दुख को एक तमाशा बनाया जा सके। कवि ने मीडिया को इस संवेदनहीनता पर गहरा व्यंग किया है। कवि ने मीडिया की इस संवेदनहीनता पर गहरा तीखा व्यंग किया है। हाँ, काव्य सौंदर्य क्या है? भाषा खड़ी बोली और सरल और व्यंग्यात्मक भाषा इनकी। व्यंग कैसा? मीडिया की संवेदनहीनता और व्यापारिक दृष्टिकोण पर तीखा कटाक्ष है। चित्रात्मक, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करके दिखाओ, जैसे बिंब दर्शकों के सामने सजीव दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तो ये काव्य सौंदर्य है। सामाजिक संदेश, कविता मानवता और व्यावसायिकता के टकराव को उजागर करती है कि मानवता तो है ही नहीं लोगों के अंदर, व्यावसायिक हो गया है व्यक्ति। नाटकीयता, हाँ, संवादात्मक जो शैली होती है इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है, मतलब उसमें नाटकीय ढंग से दिखाया गया है। अगला पदांश सोचिए, फिर उससे कैमरा और माइक उसके सामने ही है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? बार बार उससे कहेंगे कैसा 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 कैसा, यानी कैसा लगता है। भाई इतनी बार कैसा कैसा बोल देंगे कि हम खुद, और सुनो कभी कभी तो ये खुद ही इशारे से बता दो, रो के बता दो, थोड़ा सा खुद ही इशारे से कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से रोगा के बता दो, और हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, और हम खुद बोलेंगे अच्छा ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने का मन करता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को। आप मीडिया पर आए हैं तो एक बार ढंग से रो दीजिए, अच्छे से बता दीजिए, अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। क्या कर देंगे? रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं, और
दर्शक भी क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ हाँ वो दर्शक भी यही देखना चाहता है, कष्ट। टीवी पर जितने ज्यादा कष्ट दिखाए जाएंगे उतना ज्यादा दर्शक इंटरेस्टेड होकर देखेगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। हाँ। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई हैं, जो पाठ्य पुस्तक आरओ में संकलित है। आपको पता ही लग गया अभी। प्रसंग क्या, इस पद्यांश में कवि ने यह दिखाया है कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की पीड़ा को तमाशा बना देती है। वे विकलांग व्यक्ति को बार बार उसकी स्थिति पर सोचने और जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उसे रुलाया जा सके। आजकल लोग बाग अपने चैनल को, अपने को फेमस करने के लिए किसी को भी जो है बलि का बकरा बना सकते हैं, किसी की भी बेइज्जती अपमान कर सकते हैं। पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का बांटने वाला भी ना अपना वीडियो बना के ऐसे वायरल करता है जैसे पता नहीं यही दानवीर कर्ण हो। दान गुप्त होना चाहिए। व्याख्या, मीडिया के कार्यक्रम प्रस्तोता एक विकलांग व्यक्ति से बार बार सवाल पूछकर उसे अपमानित करता है। वह उसकी पीड़ा को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करता। हाँ, इन लोगों को गहराई से समझ, पीड़ा कहां समझ रहे, टीआरपी बढ़ा रहे, बल्कि दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए उसे रुलाने का प्रयास करते हैं और दर्शक भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, बस सक्सेस हो गई, बढ़ गई टीआरपी। यहां तक कि दर्शकों से भी धैर्य रखने और व्यक्ति की बेबसी का आनंद लेने के लिए कहा जाता है, जरा रुकिए, ठहरिए जरा, ठीक है। कवि ने यह दिखाया है कि मीडिया किसी की मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा कर केवल उस अपने व्यवसायिक लाभ के लिए काम करता है, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। एक चैनल दूसरे चैनल को बुरा बता देता है, अपने आप को सही बताता है, किस पर विश्वास करें। काव्य सौंदर्य, भाषा और शैली संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। कैसी भाषा शैली है, संवाद हो रहा है दो लोगों के बीच में, और व्यंग्यात्मक कमेंट है, सीधा सीधा। व्यंजना पीड़ा को तमाशा बनाने की अमानवीयता को व्यक्त करती है, ठीक है। और शक्ति कैसी है, व्यंजना, ठीक है। बिंब योजना कैसी है, इसमें सोचिए सोचिए, मतलब बताइए, जैसे शब्द दर्शकों को सीधे संबोधित करते हैं। संदेश क्या है, कविता संवेदनहीनता और मानवीय मूल्यों की गिरावट को उजागर करती है कि आजकल मानव समझ ही नहीं रहा है। हाँ, इतना अमानवीय हो गया है मानव। पद्यांश 3, मतलब जो तीसरा पद्यांश है उसको देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, और आखिरी भी है शायद, हाँ, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। बस फोटो खींच लेंगे उसको रुलाने का, या फिर नहीं खींच पाएगा फोटो ढंग से तो थोड़ा जूम करके दिखा देंगे उसको कैमरे को। फूली हुई आंख की तस्वीर, थोड़ी सी ऐसी मासूमियत सी फोटो ले लेंगे उसकी कि और जूम करके बढ़िया अच्छे दिखाया जा सके, और थोड़ा कुछ एडिट फेडिट कर लेते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, जैसे आंख बहुत फूली हुई, सूजी हुई, दुख है मतलब इन आंखों में, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसमें होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप सोच रहे हो कि उसकी अपंगता की पीड़ा है, जबकि उसे इस अपंगता की पीड़ा नहीं है जितना उसे जो सरकार से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उससे पीड़ा है। वो अपंग है इसलिए पीड़ित नहीं है, कभी कभी जो उसके साथ जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उससे पीड़ित है। फिर एक और कोशिश करेंगे, अगर वो रो पड़ा तो ठीक है, नहीं रोया तो फिर कहेंगे अरे यार तुम हटो यहां से। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दर्शक को भी रुलाना चाहते हैं ये, और दर्शक रो गया क्योंकि दर्शक बैठे बैठे बताओ बेचारा कितना दुखी है, कितना पीड़ित है। बस दर्शक के अंदर ऐसी भावना आ गई तो बस उनकी फेमस हो गई न्यूज। और दर्शक के अंदर ऐसी भावना लाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, जैसा कि आपने पीके मूवी में देखा होगा, वो कुत्ते तक को लेकर आ जाते हैं टीवी के सामने न्यूज चैनल वाले। धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दर्शक को भी और जो व्यक्ति जिसके हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो रहने दो यार, बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये वक्त ही नहीं देख रहे, मतलब जब सक्सेस नहीं मिली तो फिर इन्होंने इस तरीके से कहा अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से एक कार्यक्रम, और बोलेंगे ऐसे कि देखिए आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम, और अपने चैनल का नाम बताएंगे जैसे ये एक सामाजिक उद्देश्य से कार्य करने वाले हैं। अमानवीयता इतनी भी नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ी ही कसर रह गई, आपस में बात करते होंगे, थोड़ी ही कसर रह गई, चाय नाश्ता करते हुए आपस में बात करते हुए, अरे यार थोड़ी सी कसर रह गई, वो रो पड़ता तो मजा आ जाता, टीआरपी बढ़ जाती। वाह, धन्यवाद। संदर्भ देखिए,
प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर साय द्वारा रचित कविता कैमरे बंद अपाय से ली गई है, जो पाठ्य पुस्तक आरओ में संकलित है। इस पद्यांश में कवि ने दिखाया है कि जब मीडिया अपने प्रयासों से किसी विकलांग व्यक्ति को रुलाने में असफल रहता है तो उसकी फूली आंखों और कसमसाहट को एक पीड़ा के रूप में पेश करता है। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों से धन्यवाद देकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है। व्याख्या, कवि ने मीडिया की व्यावसायिकता और मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा, ठीक है, मीडिया की व्यावसायिकता, क्योंकि व्यावसायिक हो चुकी है, टोटल बिजनेस कर रही है, उससे मतलब ही नहीं है उन्हें कि लोगों में कितनी पीड़ा है, कष्ट है, उससे तो मतलब ही नहीं है। संवेदनाओं की उपेक्षा और व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। जब विकलांग व्यक्ति नहीं रोता तो उसके चेहरे की फूली हुई आंख और कसमसाहट को कैमरे में कैद करके दिखाया जाता है। प्रस्तोता दर्शकों को धैर्य रखने और इस तमाशे का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। तमाशा हो रहा है, आनंद ले दिया जा रहा है तमाशे का। अंत में जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, मतलब जो इच्छा की थी वैसा परिणाम नहीं आता, वो नहीं रो पाता उतने अच्छे से, तो वह समय की कमी का बहाना बनाकर कार्यक्रम समाप्त कर देते वही की वही। और यह पंक्तियां मीडिया के दिखावटी चरित्र को स्पष्ट करती हैं। भाषा सरल और व्यंग्यात्मक है। चित्रात्मकता कैसी है इसमें? फूली हुई आंख, कसमसाहट जैसे बिंब है इसमें। व्यंग मानवीय संवेदनाओं पर व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रही है मानव की संवेदनाएं। लोग रो दूसरा रहा है, कष्ट दूसरे पर पड़ा है, मरा कोई है, दुख किसी को है और पैसा कोई कमा रहा है उस पर। क्या है ये? सामाजिक संदेश मीडिया की व्यवसाय प्रवृत्ति और मानवता के हिरास को उजागर करता है। नाटकीयता, हाँ, संवादात्मक शैली जो है वो कैसी है? मंचन और अनुभव जैसी, मंचन का अनुभव जैसी, इसमें मंचन हो रहा हो, एक्ट फिल्माया जा रहा हो इस एक्ट को। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो हमें यही समझ में आएगा कि रघुवीर सहाय की यह कविता मीडिया की संवेदनहीनता और पीड़ा को तमाशा बनाने की प्रवृत्ति पर गहरा व्यंग है। कवि ने सरल भाषा और प्रभावशाली बिंबों के माध्यम से मानवीय मूल्यों और मीडिया के स्वार्थी चरित्र के टकराव को उजागर किया है। अब चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको 5 मिनट में रघुवीर सहाय जी के बारे में और बताकर जाऊंगा। रघुवीर सहाय जी के बारे में बस आप 5 मिनट और सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो आप इन बातों को लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। रघुवीर सहाय जी की बात करते हैं, पर रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को 1929 में हुआ था। ध्यान रखना, इस वर्ष ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में। 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, गद्यकार, पत्रकार और संपादक थे। देखिए, इनको तभी तो पता था, पत्रकारों की वाणी इसलिए पता था क्योंकि ये खुद पत्रकार थे। ये उनके बीच में बैठकर पता कर पाते थे कि क्या चल रहा है। तो गद्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और कवि तो थे। ये कविता है इनकी, कविता में भी व्यंग है। वे भारतीय साहित्य के नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हाँ, नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता आंदोलन के कविता को उन्होंने नई एक दिशा दी, कवि माने जाते हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी लेखनी से सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर गहरा व्यंग किया है, तीखा कमेंट किया है। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। कविता देखिए, इनकी कविता थी सीढ़ियों पर धूप में। हाँ, सीढ़ियों पर धूप में, शायद ये आत्महत्या के विरोध में थी। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी इनकी इस संग्रह में व्यंग्यात्मक कविता का संग्रह, जिसमें रघुवीर सहाय ने समाज की विडंबना और परिस्थितियों को बताया है, परेशानियों को। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं। इस संग्रह में उन्होंने समाज के शोषित वर्ग की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया है कि शोषित वर्ग कितना परेशान है, उसकी संघर्ष कितने हैं, उनको उजागर कर रहा है। तो ये 3 रचना तो इनकी कविता संग्रह की हुई। गद्य रचना और देख लेते हैं इनकी 2। दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली प्रदेश है, मतलब ये यात्रा वृतांत हो गया इनका। और राष्ट्रगीत के बहाने इसमें उन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं। हाँ, राजनीतिक और सामाजिक समस्या, राष्ट्रगीत के बहाने परेशानियों पर टिप्पणियां व्यंग्यात्मक वे में, ध्यान रखना। तो रचना इनकी 4 याद कर लेना आप, ये 5। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कविता हो गई। और गद्य रचना क्या? दिल्ली मेरा परदेश और राष्ट्रगीत के बहाने। अगर मैं इनके भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करूं तो भाव पक्ष में आपने चैप्टर पढ़ा, उससे ही आपको इनके भाव समझ में आ गए होंगे स्पष्ट तरीके से। और रघुवीर सहाय की रचना आम आदमी की पीड़ा, समझ रहे हो ना, आम आदमी की पीड़ा, असहायता और समाज के असंवेदनशील पहलुओं को उजागर करती हैं। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण है, मानव के प्रति सिंपैथी है इनके अंदर। रचनाएं ऐसी लिखी हैं उन्होंने। वे अपनी रचनाओं में व्यंग, आलोचना और मानवीय मूल्यों का स्पष्ट चित्रण करते हैं कि मानव का मूल्य क्या है आज की दुनिया के सामने। कला पक्ष, रघुवीर सहाय का कला पक्ष देखिए, रघुवीर सहाय की कविता की कला पक्ष में नाटकीयता और संवादात्मक शैली और चित्रात्मकता प्रमुख है। हाँ, नाटकीय शैली तो आपने देखी ली होगी और संवादात्मक शैली है, ठीक है।
उन्होंने अपने विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। बहुत ही आसान सिंपल सी भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया अपने विचारों को। उनकी कविता में गहरी संवेदनशीलता और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, जो कि आप चैप्टर में देख कर ही आए हो। साहित्य में स्थान, भाई ऐसे व्यक्ति का साहित्य में स्थान क्यों नहीं होगा? रघुवीर सहाय का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है, ठीक है। वे नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, ध्यान रखना। वे नई कविता के आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। अगर ये ओटी में भी पूछे तो आप बता सकते हो। उनका लेखन न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को जागरूक बनाने वाला भी है, ध्यान रखना। लिटरेचर में तो देखो उन्होंने स्थान ग्रहण किया ही है, लिटरेचर में तो उनका स्थान है ही, साहित्य में तो स्थान है ही, लेकिन उन्होंने समाज को जागरूक बनाने का काम भी किया है। तो उन्होंने कविता और गद्य दोनों इसमें समाज के मुद्दों पर टिप्पणी की है। कविता भी लिखी है और गद्य भी लिखी है, गद्य भी लिखा है, और अपने लेखन से समाज के असंवेदनशील और अनुशासनहीन पक्षों पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार हम ये बात समझ सकते हैं कि रघुवीर सहाय ने किस प्रकार आज के जो मानवीय मूल्य, गिरे हुए मानवीय मूल्यों पर बात कही है, और लोगों की अहमियत क्या हो गई है आज के समाज में, वो हमें बताया है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें आप अगर इसको पूरा वीडियो वॉच कर लेते हो तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ पाओगे। वैसे मैं इसके क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाऊंगा, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके होगी जो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।